हाँ, इसको अब हम लोग डिफाइन करते हैं आइसोमेरिज्म which occurs due to hindered bond rotation due to hindered bond rotation due to hindered bond rotation hindered bond rotation hindered bond rotation isomerism which occurs due to hindered bond rotation। अब hindered bond rotation समझिए, बॉन्ड रोटेशन समझिए। एक ठो को कहते हैं फ्री रोटेशन, दूसरे को कहते हैं हिंडर्ड रोटेशन, और तीसरे को कहते हैं नो रोटेशन। तो फ्री रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री पे घूम जाएगा। हिंडर्ड रोटेशन करने का मतलब है 180 डिग्री के एंगल पे घूमेगा, पूरा का पूरा फ्री नहीं होगा। एक बार हाथ देखिएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अब और होगा क्या? तो टूट जाएगा ना जी। ऐसे से ऐसे ही होता है ना। ये हाथ जो है ऐसे है तो ऐसे होता है, फिर से ऐसे होता है क्या? तो हिंडर्ड रोटेशन है ना, बायोलॉजी में कहेंगे तो यहाँ ग्रेडल कोई ज्वाइंट है उसके वजह से शायद, है ना। नहीं, वो 360 डिग्री का रोटेशन नहीं हो पाता है। यहाँ भी वही बात, बॉन्ड का 180 डिग्री पे रोटेशन और एक जगह पे नो रोटेशन, मतलब 1 डिग्री का कुछ मूवमेंट नहीं हो। ठीक है, तो हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन कहाँ दिखता है वो पहले बातें होगी। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे फ्री रोटेशन होता है, यानी एक कार्बन को स्थिर करके दूसरे कार्बन को 360 डिग्री एंगल पर घुमा सकते हैं। ठीक है, और इसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। है ना, यहाँ ऐसा ही ना होता है, CH3। ठीक है, ये वाला ही बॉन्ड बनाते हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड बनता ही है। तो इसको स्थिर कर करके ये पूरा ऑर्बिटल घुमा सकते हैं 360 डिग्री। दूसरा सी डबल बॉन्ड सी, समझना अच्छे से, यही समझना रहता है इसमें। इसको ही हिंडर्ड रोटेशन में रखते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन का रोटेशन हिंडर्ड होता है। हिंडर्ड रोटेशन का मतलब 180 डिग्री पे रोटेट करना, 180 डिग्री पे रोटेट करना। 180 डिग्री पे रोटेशन क्यों? तो देखिएगा, डबल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। केमिकल बॉन्डिंग याद हो तब याद रहेगा। और दूसरा जो है, एक p ऑर्बिटल अनयूज्ड होता है ना, और वही पाई बॉन्ड बनाए हुए है। अब बताइए ये हिंडर्ड रोटेशन में क्यों गया? इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के वजह से नहीं, ये जो अनयूज्ड p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बन गया है, यही रोटेट पूरा होने नहीं देगा। इसको स्थिर करिएगा तो ये घुमा के ऐसे होगा, लेकिन फिर ऐसे घुमा करके ऐसे करने में बैठा जाएगा, मतलब टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लॉक हुआ, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसका रोटेशन क्या है? हिंडर्ड रोटेशन।
तो इसको रोक कर करके इसको घुमा सकते आप ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे 180 डिग्री पर, है ना। रोटेशन 180 डिग्री का, रोटेशन 180 डिग्री का, है ना। इसको रोटेट करा सकते हैं आप 180 डिग्री पर, इसको रोटेट करा सकते हैं आप पूरा 360 डिग्री पर, ठीक है। और एक तीसरा बात होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में क्या होता है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का ये होता है, इसको कहते हैं नो रोटेशन, नो रोटेशन यानी 0 डिग्री, है ना। कोई रोटेशन नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर नीचे दोनों लॉक हो गया है। 180 डिग्री वाला ऑर्बिटल है ये, ठीक है, sp। और दो ऑर्बिटल जो होता है इसमें अनयूज्ड होता है, दो ऑर्बिटल अनयूज्ड होता है, वो वाला p ऑर्बिटल, ये यहाँ पे एक और p ऑर्बिटल इसमें होता है जो अनयूज्ड ही होता है, और ये इससे मिलके, और ये इससे मिलके दो को क्या बनाया हुआ है इसमें, पाई बॉन्ड। तो एक वो पी एक्स एक्सिस में यदि रोकेगा तो दूसरा पी वाई एक्सिस में भी रोक ही लेगा, तो ये थोड़ा भी रोटेट नहीं करता, तो नो रोटेशन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस केस में होगा, हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन वाले केस में होगा, हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन वाले केस में होगा, यानी जहां पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइट होगा, है ना, या जहां पे एक p ऑर्बिटल अनयूज्ड होगा, है ना। मतलब डबल बॉन्ड के अलावे भी कहीं पे यदि हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड में भी हो रहा है, तो p ऑर्बिटल अनयूज्ड होगा, साइड में ओवरलैपिंग में जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें यही है, sp3 ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर था। ये आपका ट्राइगोनल शेप sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, और ये तो लिनियर है ही। जल्दी से बना दीजिए आप लोग, अभी बोर्ड में बहुत ज्यादा बन गया है, लिखा तो बहुत ज्यादा गया है, लेकिन दिख रहा होगा कलर सब अलग अलग है तो।
लिखिएगा कि भारी हो गया जी, sp3 sp2 वाला बॉन्ड। The isomerism which occurs due to hindered bond rotation called geometrical isomerism। हो गया, जल्दी जल्दी। तो ज्यादा क्या लिखना है कि कहाँ कहाँ होगा ये, जहां जहां पे बॉन्ड के घूमने में रुकावट होगा वहां वहां होगा ये, है ना। तो जनरली अल्कीन में देखा जाएगा ये, अल्कीन ही के फॉर्मूला से साइक्लोअल्केन बनता है, वहां भी कार्बन कार्बन लॉक हो जाता है साइक्लिक होने की वजह से, तो उसमें भी दिखेगा ये क्या। हम्म, तो कहाँ कहाँ ये दिखेगा जनरली ये आपको बता दें हम, अल्कीन में दिखेगा, साइक्लोअल्केन में दिखेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन में दिखेगा, है ना। सीन और एंटी आइसोमेरिज्म, ई और जेड आइसोमेरिज्म, तीन तरह का जनरली ये होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या है बोलिए।
लिखिए। तीन तरह का था ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक तो सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, दूसरा ई और जेड आइसोमेरिज्म, और तीसरा भी होता है एक तो सीन और एंटी आइसोमेरिज्म। है ना। देखो शॉर्टकट में थोड़ा सा देख लेना ही उचित है, फिर एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। शॉर्टकट में देखने वाली बात क्या है, ऐसे पढ़ने के बाद थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है कि इतना ज्यादा है, उसको थोड़े से जगहों में देखना है। सी डबल बॉन्ड सी, जहां ए है, बी है, इधर भी ए है, इधर भी बी है, ठीक है। फिर डिटेल करते हैं। उसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी है, ए है, बी है, यहां बी है, यहां ए। तो इस मॉलिक्यूल को सीस कहते हैं, इसको ट्रांस कहते हैं, ठीक है। देखिएगा जो हाथ हम बता रहे थे, ये वाला ए ए, ठीक है, अंगूठा वाला बी बी पोजीशन, ये तो तीन को बॉन्ड बनाया है इससे, ठीक है। और ये उसको रोक दिए, उसको रोकने के बाद इस कार्बन को ऐसे घुमा दिए, तो बताइए अंगूठा चल गया ना ऊपर, है ना। तो ये ऊपर चल गया। ए को ए फेस कर रहा है, बी को बी फेस कर रहा है, यहाँ ए को बी फेस कर रहा है, 180 डिग्री पे घुमा देने से, है ना। इस कार्बन को रोक के रखे हैं और इस कार्बन को घुमा दिए, बस इतना ही हुआ, ठीक है। इसको सीस कहते हैं, जब सेम फेस वाला रहेगा तो सीस कहलाएगा, अलग फेस वाला ट्रांस कहलाएगा। यदि कार्बन कार्बन ऐसा ही रहेगा, मतलब दोनों तरफ ए है, ये बी है, या दोनों तरफ बराबर हो जाए, ये सी है, ये भी सी है, तो ए को कौन फेस कर रहा है, अभी को। अब घुमा देंगे तब ए को भी सी करेगा और बी को भी सी करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन के अगल बगल में जो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए वो डिफरेंट ही होना चाहिए। सेम रहेगा तो मूव करेंगे भी फिर भी वही मिलेगा, ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं हुआ, मूवमेंट तो हुआ लेकिन सेम ही हुआ। तीसरी बात देखिए, कार्बन कार्बन ए बी डी ई, तो एक बार तो ए को डी फेस कर रहा है, बी को ई, घुमा देंगे तब ए बी इधर चला जाएगा, ई इधर आ जाएगा, डी, तो अलग तो हो गया ना, लेकिन सेम ग्रुप सेम साइड में तो नहीं है, न यहां सेम ग्रुप है न यहां सेम ग्रुप है। तो ऐसे केस में सीस और ट्रांस कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीस वाले में कह दिए पहले से कि सेम ग्रुप। तो ऐसे ही केस में ई और जेड आइसोमेरिज्म लगता है। कौन होगा ई कौन होगा जेड, ये पता करने के लिए है आगे, ठीक है।
समझ रहे हैं बात? चारों चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। सिस ट्रांस के बदले ENZ होगा। ठीक है। सीन और एंटी भी एन और OH हाइड्रोक्सिल एमाइन NH OH, तो कार्बन है इधर, इधर कुछ जुड़ा रहता है, इधर एगो OH रहता है ना? देखोगे देखोगे पहले दो गो बॉन्ड इधर भी लगाएंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन हो गया। नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एगो लोन पेयर रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन का केस है, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में न सीस और ट्रांस बनता है, न ई और जेड बनता है, चूंकि डबल बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड हिंडर्ड है। तो इसमें जो आइसोमेरिज्म बनेगा उसको कहेंगे हम लोग सीन और एंटी। कैसे बनेगा, किसका सीन और किसका एंटी, ये सब देखने वाली बात होगी। अभी सिर्फ जानना है कि इस तरह का फंक्शनल ग्रुप वाले में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, सीन एंटी होगा। लिख दीजिए, एक एक करके देखते तीनों। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो जल्दी से। फ्रोजन रोटेशन, फ्रोजन FROZEN, फ्रोजन रोटेशन भी, फ्रोजन रोटेशन भी लिख सकते हैं हिंडर्ड रोटेशन पे। फ्रोजन रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन का मतलब फ्रोजन रोटेशन, फ्रोजन FROZEN हो गया। तो सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, if the same substituent lie on the same plane across the double bond of molecule, it called cis isomer, while the different substituent on the same plane, on the same plane, it called trans isomer,
एग्जाम्पल देखो बच्चा, ऐसा लिखना थोड़े आता है कि सीस और ट्रांस बनाइए, ब्यूटुइन का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताइए, ये बातें हो। तो ब्यूटुइन देखिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा, लिखा हुआ तो कहानी हो जाता है, यदि आप समझ गए तो कहानी है, फिर लिखने की जरूरत पड़ती कहाँ है। CH3 CH ये ब्यूटुइन है। देखो इसको खोलेंगे कहाँ पे, जहां पे डबल बॉन्ड रहेगा, एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, यहां भी एक तरफ CH3 लिख देंगे और यहाँ H लिख देंगे। एंड इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, इसी मॉलिक्यूल को लिख सकते थे क्या, HCH3। क्लासिफिकेशन जिस दिन पढ़ाए थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताए थे, और स्टीरियो का मतलब था थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो ऐसा आइसोमर जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में जिसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट। थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट का मतलब ये होता है बच्चा कि आप उसको कोऑर्डिनेट से दिखाते हो, है ना, मैथमेटिकली दिखाते हो थ्री डायमेंशनल स्पेस को। आप यहां पर बताओ एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करेंगे, यही मॉलिक्यूल को खोल दो, थोड़ा सा बाद में मिटा के लिख देंगे, समझ लो। जैसे ये मॉलिक्यूल को यहां से ऐसे करके ऐसे खोल दे, बोलेंगे ना भाई कि एक्स वाई प्लेन में वी गॉट हाइड्रोजन, और यहां पर यदि बोलने की बात होगी तो इन द एक्स वाई प्लेन वी गॉट, डिफरेंसेस है कि नहीं है ना। बच्चे के मन में लगता है कभी कभी कि ऐसे लिख दिए चाहे वैसे लिख दिए, बतिया कि काहे सर पढ़ेगा काहे, तो पढ़ने के लिए तो बहुत बात है इसमें। अब सारे एटम्स का कोऑर्डिनेट तो बदल गया यहां और यहां के कंपैरिजन में, है ना, इसके वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। इस मॉलिक्यूल का फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और दिखाई दे रहा है, इस मॉलिक्यूल का फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और ही दिखाई पड़ेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और, इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और, है ना। इस वजह से ये ब्यूटीन को दो तरह से लिखा जाना पड़ेगा कि ये सिस ब्यूटुइन है और ये ट्रांस ब्यूटुइन है, इसलिए पढ़ने की जरूरत है ना। ऐसे नहीं कि खाली लिख लिख के सर खेला करते हैं। इसकी उपयोगिता बताएं, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो डिफिनीशन में है वो क्या है ये सिखाए कि स्टीरियो का मतलब क्या हुआ। और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल है, तो ज्योमेट्रिकल का मतलब सीधा ज्योमेट्री से है। ज्योमेट्री मतलब एंगल, बॉन्ड एंगल, एंगल, यहाँ पर एंगल क्या है, तो मोशन देखना है, एक मॉलिक्यूल को स्थिर करना है, एक एटम को दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में स्थिर करना है, और स्थिर करके रोटेशन देखना है, तो 180 डिग्री मिलता है। तो डिग्री जहां हुआ तो ज्योमेट्री हो ही गया ना, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नाम है। अब इसका नाम सीस ब्यूट टूइन, इसका नाम ट्रांस ब्यूट टूइन।
हो गया, लिख दिए। अब देखिए और भी आगे बढ़ेंगे। CH3 इस मॉलिक्यूल का है ना, इस मॉलिक्यूल का आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1 2 3 4 क्या नाम होगा? तो ब्यूटेन, ब्यूट, टू इन 1,4 डायोइक एसिड, C डबल बॉन्ड C HCOH, HCOH and C double bond C HCOH COH H। सीस लिखेंगे इसको, सीस ब्यूट 2 इन 1,4 डायोइक एसिड। इसको कॉमन नाम मैलिक एसिड भी कहते हैं, कॉमन नाम मैलिक एसिड कहते हैं। और ये नाम हो जाएगा ट्रांस ब्यूट 2 इन 1,4 डायोइक एसिड। इसका कॉमन नाम फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, बढ़े। C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCOH, इसको सिनामिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नाम है इसका। जरा देखना, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपसे ही पूछेंगे। इधर H बना दिया, C6H5 मतलब समझ ही रहे होंगे आप, डबल बॉन्ड, एक तरफ H लिख देते हैं, एक तरफ COH। इसमें 3 ग्रुप है, पिछले वाले में 2 ही ग्रुप था। नहीं तो क्या ये सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो इसका जो दूसरा पार्ट बनने वाला है वो C डबल बॉन्ड C और C6H5, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ पे H लिख देंगे, घुमाएंगे तब तो यही ना हो जाएगा COH।
अब यहां पर सीस और ट्रांस इस बेसिस पे हम लोग कह देंगे कि दो सेम ग्रुप तो था इसमें, है ना, तो ये वाला तक सीस और ट्रांस कहते। दो दो अलग अलग था दोनों साइड में, तब ठीक था। तीन हो गया है इस बार, नहीं ग्रुप कितना है, एगो सी ओ एच है, एगो एच है, एगो C6H5, तब भी सीस और ट्रांस कहेंगे। ठीक है, चारों अलग होगा तो फिर बात अलग होगी। तो इसका नाम जो भी सिस सिनामिक एसिड, कम दिखता है ये, ठीक ही है। 1 2 3 3 फिनाइल, तो पहले सीस लगेगा, 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड, और ये हो जाएगा ट्रांस 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड। तो पूरा एक बुट में एक के मॉलिक्यूल तो हट रहा है। लिखो जल्दी से, सिनामिक एसिड, आने दो वाला अलग अलग केस बता दिया, तीन अलग अलग वाला केस बता दिया, है ना। कॉमन नाम भी वही है, सिस सिनामिक एसिड, ट्रांस सिनामिक एसिड। सिस सिनामिक एसिड, लिख दिए। नेक्स्ट, ये देखिए आप, इधर में H लिखते, इधर CH3 लिखते, इधर H लिखते, इधर CH3 लिखते, एंड इधर CH3 लिखते, इधर H लिख देते, इधर H लिख देते, इधर CH3 लिख देते। बोलिए इसको सीस कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, ट्रांस। चूंकि रिंग क्लोज हुआ, हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन आया, हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन की वजह पे साइक्लिक कंपाउंड भी 1,2-डाइमिथाइल 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, उसमें लिख दीजिएगा ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, लिखिएगा ना जी। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे, यहाँ H यहाँ OH,
यहाँ एच, यहाँ ओ एच, एंड यहाँ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच और एच। क्या दोनों सिस ट्रांस? समझ रहे हैं बात? फिनाइल साइक्लोहेक्सेन में देखते हैं, फिनाइल में नहीं होना है, साइक्लोहेक्सेन में एच ओ एच, एच ओ एच एंड एच ओ एच, ओ एच एच। क्या सीस और ट्रांस, दो सेम ग्रुप, इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन। ये बॉन्ड जो ऐसे देख रहे हैं ना, वो ऐसे देखना है सीधा, एगो बोर्ड से पीछे, एगो बोर्ड के आगे। अब दूसरा जो कार्बन है, दोनों सेम सेम जा रहा है, और दूसरे बार में वो पेन ऐसे हो गया, एक एने हो गया, एक ठोके मुंडी होने हो, इतना ही सब बात। 1,2 डाइऑल है, साइक्लोहेक्सेन, सीस, और ये हो जाएगा ट्रांस। नाम लिख लोगे? लिखो लिखो लिखो। साइक्लोहेक्सेन, हाँ ये वाला साइक्लोपेंटेन 1,3 डाई, ठीक। चलो कोई बात तो बताइए ना, हमसे भी डिस्कस करिए, हम भी खा लिए बैठे। इस आपने फिजिक्स वाले सर, तुम्हारे सर कुछ कहे तो? इतना दिन से पूछते रोज क्या कहें क्या कहें, तो कुछ नहीं कहे। तो कब से छुट्टी हुआ? अरे ठीक है, 21 तो ठीक ही है। तो वही 21 के करीब में जाएंगे हम भी, शुक्रवार शनिचर तक पढ़ाएंगे। कब तक हमको पता नहीं, हम कैलेंडर नहीं देखते हैं।
कैलेंडर तो हम भी नहीं देख रहे, पता नहीं क्या है, कैलेंडर देखें तब ना। ये लिखिए ना पहले, वो छुट्टी आप लोग अपने मन से कर ही लेते हैं, उसमें हमको क्या देखना यार। क्या रहता है? हाँ ठीक है। ये- नाम लिख रहे हैं, सब लिख लिए? भैया आप ही लोग के काम कर रहे हैं। बिजली वाला मैसेज भेज दिया है कि लाइन कटेगा तो इसको पैसा दे दे। हाँ। नथिंग। देखिए ऐसे में दिक्कत होगा, नॉट वेरीफाइड फॉर यूपीआई पेमेंट, क्या पता, देखना होगा। नेक्स्ट। अब देखिए, ई एन जेड आइसोमेरिज्म, ई एन जेड आइसोमेरिज्म, इसमें क्या करना होगा, चारों चार डिफरेंट ग्रुप होगा, ए बी डी ई, है ना, तब लगेगा। और एक बात कर दें पहले, इस बात से पहले एक बात और कर दें। देखो यहां पर ई का मतलब क्या है ये भी जानना चाहोगे, इंटेनजेन, और जेड का मतलब होता है जूसा मेन, है ना। इसका मतलब होता है सेम, और इसका मतलब होता है डिफरेंट। मतलब सीस और ट्रांस वही है, लेकिन सीस ट्रांस करिएगा कैसे, यहां पर वो बात समझना हो, सेम और डिफरेंट कैसे कीजिएगा। ठीक है, रुकना थोड़ा लिखने से, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है, देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, ए बी डी ई, तो इसके साथ दूसरा कौन होगा, तो सी डबल बॉन्ड सी, ए बी ई डी, समझेगा पहले, यही होगा। अब इसमें सेम और डिफरेंट ही जब करना है, तो सेम और डिफरेंट कैसे करेंगे, तो सुनिएगा, एक दो, इधर में भी लिखें यदि एक दो, तो एक को एक फेस कर रहे हैं, सेम। इधर में ए यदि हमने मान लिया हुआ है फिलहाल एक दो, तो ई तो आप पिछले वाले में मान लिए है ना, दो और एक, तब सेम डिफरेंट कर सकते कि नहीं कर सकते। अब बातें होने लगी भाई एक दो कैसे मान लीजिएगा, आप क्या मानिएगा एक दो, इसका क्या बेसिस होगा, है ना। आप अपने मन से तो किसी को एक दो मान लेगा, तो एगो बच्चा ई मान लेगा, वो बच्चा वो मान लेगा, तो थोड़े ना होगा, इसके लिए रूल चाहिए।
कि 1 2 कैसे आप मानिएगा, ठीक है। उसको कहते हैं CIP रूल, चान इंगलॉड प्रिलॉग रूल, ठीक है। तो CIP रूल थोड़ा सा पढ़ना होगा हम लोगों को। जूसामेन डिफरेंट, इंटेंशन सेम, लग रहा है उल्टा है। जूसामेन, जूसा मतलब टुगेदर, सेम, इफ द अपोजिट द कंफ्यूजन इज ई, इंटेंशन अपोजिट, उल्टा लिखा हुआ। हाथों कभी कभी जो है ना हमको इशारा कर देता रहता है, उल्टा है ये, इसका मतलब डिफरेंट और इसका मतलब सेम है ना, सेम या टुगेदर। इसको हटा दें। लिखे, इंटेंशन मतलब डिफरेंट, जूसामेन मतलब सेम, और सेम मतलब टुगेदर का मतलब है यहाँ पर। अब CIP रूल क्या कहता है वो सुनिएगा। चान इंगलॉड प्रिलॉग, इसीलिए CIP रूल नाम, पर लॉग प्री, गड़बड़, देखिएगा CIP रूल क्या कहता है। कहता है ना कि जिस साइड में आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं हाई प्रायोरिटी ग्रुप और लो प्रायोरिटी ग्रुप, वन को बोल देंगे हाई प्रायोरिटी ग्रुप, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, और दूसरे को बोल देंगे लो प्रायोरिटी ग्रुप। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, पहला बात, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, फर्स्ट एटम का जो जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम, उसको हम लोग हाई प्रायोरिटी ग्रुप बनाए। आज इसका एटॉमिक मास कम होगा उसको लो प्रायोरिटी ग्रुप बनाए। एटॉमिक नंबर भी ले सकता था, लेकिन एटॉमिक नंबर लेने से परेशानी हो गया ना आइसोटोपिक एग्जिस्टेंस के वजह से। अब कहीं पे हाइड्रोजन है, कहीं पे ड्यूटेरियम है, तो एटॉमिक नंबर तो एक ही है, लेकिन एटॉमिक मास तो अलग अलग हो गया, है ना। तो इससे जुड़ने वाला ग्रुप, पहले समझो बात को, ये सब रूल लिखने के लिए थोड़े ना होता है, ये सब बस समझ लीजिए बात को। सी बिल्कुल आसान भाषा से समझाएंगे, आसान एग्जाम्पल से समझाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब बोलो फ्लोरीन को 1 नंबर पे रखें कि क्लोरीन को 1 नंबर पे रखें, इसका बेसिस क्या है, एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो 1 नंबर पे ये फ्लोरीन। उधर कौन सा ग्रुप है, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन आयोडीन का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, अब ब्रोमीन का, ठीक है। अब बताओ इसमें दूसरा जो बनेंगे वो ऐसे ही बनेगा, फ्लोरीन क्लोरीन यहीं पे रख छोड़ दो, यहां बदल दोगे आयोडीन और ब्रोमीन। अब जरा बताओ कि फ्लोरीन
2 नंबर था तो क्लोरीन कितना नंबर था, ब्रोमीन कितना नंबर था, आयोडीन कितना नंबर था। तो यहाँ पे फ्लोरीन कितना नंबर है, 2, क्लोरीन 1 नंबर। तो आयोडीन कितना नंबर है, 1, और ब्रोमीन क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं, कि कौन सेम जगह पे कौन डिफरेंट जगह पे। 1 को 1 फेस कर रहा है, 2 को 2 फेस कर रहा है, जेड आइसोमर है ये। और उधर 1 को 2 फेस कर रहा है, 1 को 2 फेस कर रहा है, ई आइसोमर है। डिफरेंट ग्रुप टुगेदर है ना, डिफरेंट ग्रुप साथ रह रहा है सेम प्लेन में, और यहाँ सेम टाइप का ग्रुप रह रहा है। वो भी लो प्रियोरिटी वाला ग्रुप है, उधर में भी लो प्रियोरिटी वाला ग्रुप है, इसलिए सेम है। ठीक है, एटम सेम नहीं है, मॉलिक्यूल सेम नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम सेम नहीं है। चारों चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जब डबल बॉन्ड के अलोंग हो तो हम लोग को आइसोमेरिज्म सीस और ट्रांस नहीं करना है। क्या करना है, ई एंड जेड। ई एंड जेड का डिसीजन हम लोग लेंगे कैसे, तो हम लोग डिसीजन लेंगे सीआईपी रूल से। जो एटम या जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो पहला बॉन्डेड एटम है वो, या उसका एटॉमिक मास यदि ज्यादा है तो गिवन प्रायोरिटी और काउंटेड एज 1। जिसका एटॉमिक मास कम है गिवन प्रायोरिटी 2। ठीक है, तो 2 ही तो करना है इसमें। हालांकि ये कायरल कार्बन तक जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक इसका फ्यूचर है सीआईपी रूल का। अभी 2 का जरूरत इसलिए 2 गिने हैं, अब उस समय 4 का जरूरत पड़ता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो हम लोग 4 को, हाँ 4 को गिन देते हैं, सीआईपी रूल वहां भी लगता है। ठीक है, सीआईपी रूल वही जब ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना हो, 4 अलग अलग या 2 अलग अलग, 1 2 3 4 में वहीं पे लगता है ना। और चाइनीज रूल है ये, हाँ चान इंग्लॉड प्रिलॉग है ना, तो नब्बे चाइनीज है। क्या नाम रखेंगे इसका, जेड है ना, वो जो भाषा है ना, वो ई एंड जेड, इंटेंजन और जूसामेन, ये जो भाषा है चाइनीज है। वो चाइनीज का इंग्लिश में आप कहिएगा सेम और डिफरेंट, है ना। इंटेंजन मतलब आप कहिएगा डिफरेंट, और जूसामेन का मतलब कहिएगा सेम, है ना। सेम सेम मतलब जूसामेन जूसामेन ऐसे ना बोलना पड़ेगा, जूसामेन सेम सेम, है ना। सेम सेम, देखिए आज आज देखिए गलती यदि हम ही उल्टा लिख दिए, तो उल्टा लिख दिए तो आज ही सीख गए, आज पहली बार गलती की है लेकिन आज ही सीख गए। आज के बाद ये गलती लिखाएगा ही नहीं। सेम तो इसके नम्मे के अंदर है ना। तो अब इसको खोज लिए आज, आज ये हमारे नजर पे चढ़ गया, ये ऐसे ठीक ही ठाक लिखाता था, लेकिन यदि हम उल्टा लिख दिए, तो उल्टा लिख दिए तो उल्टा आप लोग से भी होता होगा, अभी अब नहीं होगा, ये इसी में सेम है। जूसामेन, जेड को याद रखना है, जूसामेन मतलब सेम, है ना। तो सेम ग्रुप लाई टुगेदर, तो इसको हम सेम ग्रुप कहेंगे। इस कौन सा आइसोमर हुआ, जेड, और ये कौन सा आइसोमर हुआ, ई। नाम क्या होगा, तो नाम तो होगा ही वो, ये वाला 1 ये वाला 2, ये वाला 1 ये वाला 2। ये 1 2 नोमेनक्लेचर के लिए गिने हैं, ऐसे नहीं कि E12 से U12 कंफ्यूजन में डाल दीजिएगा। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, नाम इतना आसान थोड़े ना है। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर बोलो 2 फ्लूरो, 1 आइडो इथीन, उसमें भी लिख देना ई। ई 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लूरो 1 आइडो
इथीन। एक चीज तो सिखा दिया, 1 2 3 4, है ना। रूल क्या था, एक लाइन में रूल लिखेंगे, रूल में कहानी नहीं डालेंगे। एटम हैविंग हायर एटॉमिक मास गिवन priority as substituents and counted as one, while other counted as two. मतलब आपके साथ छुट्टी की घोषणा कर दिए ना, छुट्टी की घोषणा हो गई आपके। आपके सर कुछ बोले ना भाई, अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे इतना दिन से। देखिए ऑनलाइन में एक्चुअली में सीख लेने के बाद कुछ दिक्कत होता है ना, वो समझा जाता है। एकदम कंप्लीट स्क्रीन टाइमिंग लोगों का उतना ज़्यादा नहीं होता ना एक साथ। स्क्रीन टाइमिंग में आपको उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। बनता है तो ठीक है, लेकिन बन नहीं पाता है। और स्क्रीन बहुत चेंज होता है तो बन जाता है। जैसे आप यदि कोई और आपके अपने मन से गेम उम खेल रहे हैं तो लगातार 2 4 घंटा खेल सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है ना, स्क्रीन बदलते रहा, फट 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 स्क्रीन बदल रहा है, तो दिमाग का ब्रेन को जो है भोजन मिल रहा है। और यहाँ हम लगा के बैठे हुए हैं, अरे भाई देख तो लो कि अब जल्दी से हटाइए, जल्दी से पढ़ाइए ना, लेकिन वैसे पढ़ाई ही नहीं हो रहा है। और वहां भी लेकर के यदि आप कॉपी कलम पे बैठ गए हैं, तब थोड़ा देर तक कहा जा सकता है कि वो काम आ जाएगा। हाँ, मतलब कि साथ साथ में अब आप भी लिख रहे हैं वहीं पे, तब जाके कोऑर्डिनेशन बनेगा, तब काम होगा। अदरवाइज खाली देख रहे हैं तब नहीं देखल पार लगेगा, लगो मन उब जाएगा, है ना। मतलब हम बोल ही दिए, आप सुन ही लिए, तो अब काहे के लिए स्क्रीन ऐसे ही लगल है। आपको चाहिए बराबर चेंज, है ना। इंटरटेनमेंट होता है, कुछ ना कुछ ऐसे करना होता है कि जिसमें लगे कि सर ऐसे काहे लो बोल रहे हैं, कुछ आपको भी मन करता है। अब देखो एक चीज और बताएंगे, यदि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसा एटम नहीं हुआ और ग्रुप ऑफ एटम हुआ, तब क्या करते हैं। जैसे देखिए ये CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, इतना सारा मॉलिक्यूल है। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो C, ये H नहीं होगा, सॉरी,
डबल बॉन्ड सी, एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 CH3, यही ना, बिल्कुल अलग अलग। फ्लोरीन क्लोरीन में तो समझ आ जाता है कि किसका एटॉमिक मास ज्यादा कम, उसको क्या करेंगे, तो सबका एटॉमिक मास नहीं जोड़ना है, सुनते रहिएगा क्या करना है। पहला जो कार्बन से बॉन्ड हुआ एटम वो कार्बन, यहां भी कार्बन, तो सेम हो गया। यानी ये डिसाइड नहीं करेगा किसको 1 देंगे किसको 2 देंगे, ठीक है। दूसरा एटम देखेंगे हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। तीसरा एटम देखेंगे हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। चौथा एटम देखेंगे यहां भी हाइड्रोजन, लेकिन चौथा तो कार्बन है यहाँ, तो कार्बन है तो एटॉमिक मास ज्यादा कार्बन का, इसलिए ग्रुप ए के साइन करेंगे, ग्रुप 2। और इसका ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो ये कैसा आइसोमर होगा, जेड आइसोमर होगा, है ना। और एक तो बनेगा सी डबल बॉन्ड सी, फ्लोरीन क्लोरीन को वैसे रहने दो, CH2 CH3 और CH3, ये आइसोमर ई। नाम का क्या है, नाम में तो बात है ही है ना, 1 2 3 4, 1 फ्लोरो 1 क्लोरो, क्या लिखोगे, 1 क्लोरो 1 फ्लोरो, 2 मिथाइल भी है। 1 2 3 4 ब्यूटेन, ई 1 क्लोरो 1 फ्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ गया, ई एंड जेड आइसोमेरिज्म। ई और जेड कब करना है, कब मतलब क्यों करना है। सीस और ट्रांस का ही जैसा है, लेकिन सीस ट्रांस हम लोग सेम ग्रुप वाला सेम एटम रहेगा तब करेंगे। यदि सेम टाइप ऑफ एटम्स रहा, मतलब वन वन फेस किया, तब ई और जेड करेंगे। और तीसरा हो गया, हो गया, एग्जाम्पल सब लिख लेगा अब, बड़े ना। सीन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
देखो जी, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है NaOH, है ना, या NOH। पहला जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है उसमें OH ग्रुप H को फेस कर रहा है, सीधा सा बात। लेकिन उसमें H ग्रुप लोन पेयर को फेस कर रहा है, OH उसके ठीक अपोजिट साइड में। यदि H OH को फेस करेगा सीन आइसोमर कहलाता है, और H OH को फेस नहीं करेगा तो एंटी आइसोमर कहलाता है। बस नाम ही है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा सीन बेंजल डॉक्जाइम, ऑक्जाइम, ऑक्जाइम। बेंजल डिहाइड से बना हुआ है, इसलिए नाम है बेंजल डॉक्जाइम, है ना। केस ऑफ ऑक्जाइम, एग्जाम्पल दिए सीन एंटी का। और एंटी, ये सीन के बाद ये एंटी बेंजल डॉक्जाइम, एंटी बेंजल डॉक्जाइम। लिखे, और भी बातें थोड़ा सा देखिएगा। इन केस ऑफ ऑक्जाइम और अल्डो ऑक्जाइम, when H and OH face each other, the isomer called as syn isomer, while if these not face लिखते हैं, not face each other, और अच्छे से लिखाएगा not in same plane या not face each other, not in same plane, it's called as anti isomer।
लिख दिए। हो गया। बड़े कीटोएंजाइम भी होगा एक, कीटोएंजाइम, अल्डोएंजाइम और कीटोएंजाइम में क्या अंतर होगा? तो देखो CH6H5 है उधर, लेकिन कीटोएंजाइम में क्या होगा कि इधर भी एक कार्बन होगा, इधर भी एक कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, इधर OH होगा। अल्डोएंजाइम में आप जैसे जानते हो कि C डबल बॉन्ड OH ही होना है, H को हटा सकता है कि अल्डोएंजाइम या अल्डिहाइड में, लेकिन कीटोन में H तो होता नहीं है। कीटोएंजाइम बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या सिन और एंटी आइसोमेरिज्म नहीं होगा? तो ये बातें करना, तो फिर उसमें सिन एंटी कैसे करें, इसी बात को समझना है। अगला पेज, कीटोएंजाइम, केस ऑफ कीटोएंजाइम आणि सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म इन कीटोएंजाइम। देखिए, नहीं हल्ला नहीं कीजिए, देखिए यहाँ पे एक बार सीखने की जरूरत है, सीख जाइएगा फिर बन जाएगा। इसका तो नामों पूछता रहता है, इसका तो 2-4 बार नाम आया है आपके परीक्षा में, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से यहाँ तक लोग पहुंचते नहीं है, उधर सिस ट्रांस में ही हो जाता है कि चलो आ गया, और वो आता है इसीलिए इधर में इसका लोन पेयर रहेगा। अब इसको एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जानते कैसे? दो बातें हो सकता है, नाइट्रोजन को फिक्स करिए तो ऊपर वाला घुमा दीजिए, या ऊपर वाले को फिक्स करिए तो नाइट्रोजन वाले को घुमा दीजिए, तो दोनों ही बातें लिखी जा सकती है। ज्यादातर बातों में ये बात ही लिखना चाहिए, डबल बॉन्ड इधर, N इधर और OH इधर, लोन पेयर इधर। तो H और OH तो है नहीं यहाँ पे कि सिन एंटी कर दें, तो देखो यहाँ पर नाम सिखा रहे हैं, सीखना उलझा हुआ बहुत ज्यादा रहता है, थोड़ा सा आराम से सीखना। ये OH किसके सामने पड़ रहा है? सिन मिथाइल, सिन मिथाइल इथाइल कीटोएंजाइम। देखो सिन, ये किसके सामने आ रहा है? OH, सिन इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन नाम देते थे ना, कीटोएंजाइम। शांति से, इसीलिए बोले शांति से देखना है। OH किसको फेस कर रहे हैं? इथाइल को। OH किसको फेस कर रहे हैं? मिथाइल को। इसमें देखो एंटी, OH किसके एंटी है? एंटी इथाइल मिथाइल कीटोएंजाइम। और यहां किसका एंटी है? एंटी मिथाइल इथाइल। कीटोएंजाइम, समझ में आई बात? एक यदि सीन और एंटी लगाना है तो आप इसके साथ रहो, स्टिक हो जाओ,
सीन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन। अदरवाइज आप इसके साथ भी जा सकते हो, है ना। हाँ, कोई भी नाम लिख सकते हो, यही दोनों। अब इसमें उल्टा पुल्टा यदि लिख दोगे, जो सीन में वो एंटी में लिख दोगे तो गड़बड़ तो हो ही जाना है ना। इसमें रूल फ्री कर दिया कि जो जिसके सामने पड़ रहा है वही नाम लिख दीजिए। लिख दिए। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। दो चार को प्रॉपर्टी लिखना है, बहुत भारी बात ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो पहले ही बताएं कि वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है आइसोमर का, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होता है ना आइसोमर का। तो सीस और ट्रांस का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही लिखना होता है। लिखिए ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जो सीस ट्रांस का होगा उसी का सबका हो जाएगा, अपना से सब समझ जाना है फिर, और क्या है ना। शुरुआत तो सीस ट्रांस से ही हुआ, बाकी का तो सिर्फ क्या हुआ कि आईपीएससी नेम रखे, प्रॉपर्टी थोड़े ना अभी तक अलग हुआ। ये सीस ट्रांस हो, ई जेड हो, सीन एंटी हो, सब में क्या कॉमन था? हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन कॉमन, है ना। अब इसमें देखिएगा, कोई बोर्ड लेवल बुक्स होता है तो वहां पर लिखता है कि द आइसोमेरिज्म बीच अकर्स इन अल्कीन। अब वही जाकर के आईआईटी मेडिकल में परीक्षा में बैठता है लो, तो गड़बड़ हो जाता है कि खाली अल्कीन में थोड़े ना होता, साइक्लोअल्कीन में भी होता है। यदि हम ये डिफिनीशन लिख देते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर्स ड्यू टू हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन, तो अब जहां हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन सब जगह हो, बस तो ये डिफिनीशन सब जगह चलता है। खाली हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन समझना चाहिए कि एक कार्बन को फिक्स किया तो दूसरे का घूमेगा। तो अब सिस ट्रांस सी, ये सब क्या है? ये सब तो आईयूपीएसी नेम है, नहीं है क्या? ये आईपीएसी नेम ही है ना, इस ई एंड जेड लिखने के लिए, सिस ट्रांस और या सीन एन टी। तो लिख दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमरेज। पहला प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट, जनरली ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है सीस आइसोमर से। स्टेबल भी होता है और सिमेट्रिकल भी कहते हैं। हाँ, लिखाते हैं हम। देखिए कैसे बताते हैं ये बात, कि ज्यादा सिमेट्रिकल ट्रांस वाले को कहते हैं, सीस वाले को कम कहते हैं। अब हम कहते हैं कि ये फोटो टांगना है, ये फोटो टांगना है, ट्रांस पोजीशन क्या होगा इसका? ये वाला पोजीशन ट्रांस होगा, ये और ये। तो ये दोनों में यदि कील मार दिया जाए और ये दोनों पोजीशन को छोड़ दिया जाए, तो ये फोटो का हैंगिंग ज्यादा स्टेबल है या नहीं है, कि दोनों इन्हें से ठोक दिया जाए तब ज्यादा स्टेबल है? ऊपर नीचे करेंगे तो हिलेगा नहीं ना ये, ऐसे केवल दो को ऊपर में मारे तो ये तो पूरा का पूरा खुल जाएगा।
नहीं, लेकिन यदि एक कील यहाँ और एक कील यहाँ लगता है तो ये मोर स्टेबल हैंगिंग पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ, मात्र एक नॉर्मल एग्जांपल से। तो ट्रांस आइसोमर में यही बात होता है कि दो ग्रुप होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही दूर होता है। इससे क्या होता है कि स्टेरिक रिपल्सन कम होता है। क्या होता है कम? मॉलिक्यूल की बात किया, वो तो फोटो टांगने के लिए सिखाए। ये देखो, नहीं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो बताओ कितना स्टेरिक रिपल्सन कम जाएगा। जितना जगह में फैलाक में रहना है इसको रहने दीजिए, जितना जगह में रहना है रहने दीजिए इसको। तो ये दोनों में स्टेबल कन्फिग्रेशन कौन है? तो ट्रांस स्टेबल है ना, और मोर सिमेट्रिकल भी कहते हैं, यानी ज्योमेट्री में फिट बैठेगा। ज्योमेट्री में फिट बैठेगा, वही समझा रहे थे कि वो उस पोजीशन पे है ना, मोर ज्योमेट्री में फिट बैठेगा। ज्योमेट्री में फिट बैठेगा, यदि नहीं समझ में आए ना, तो जब फ्रिज घर में आता है नया नया में, या अभी भी पुराना में देखते होंगे कि एगो पानी जमाने वाला उसमें प्लास्टिक का ट्रे रहता है। उसको आइस क्यूब कहते हैं। का लोटा में रखते तो नहीं जमता। उसमें भी रह जाता। थाली में रख देते वो जम जाता। नहीं, तो कहने का मतलब क्या है ना कि वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फिट हो गई क्यूबिकल पोजीशन में, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट घट गया। अब मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, बढ़ गया, घट नहीं गया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, जिसके वजह से वो मेल्ट जल्दी कर जाता है या फ्रीज जल्दी कर जाता है। तो आइस क्यूब का मेन पर्पस तो था कि पानी से आइस बना देना है जल्दी से जल्दी। वो तो फ्रिज बेचने वाला डेमो में कहता है कि सर इसमें पानी रखिए और बस आप नहा धो करके आइए, अब देखिएगा यहाँ जमल है सब, है ना, इतना 15 मिनट में 20 मिनट में जम जाता है पूरा का पूरा। समझ रहे हैं? तो मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है या फिर फ्रीज करने का टाइम घटा देता है, दोनों एक ही बात है। समझ रहे हैं? इसीलिए वो क्यूबिकल पोजीशन है। तो मोर फिट इन ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकली जो ज्यादा क्रिस्टल में फिट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाए। तो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सीस आइसोमर से। समझ रहे हैं? ये सब बात याद करके जाइएगा ना, हमेशा गलती ये करके आइएगा, आपको लगेगा कि सी से ज्यादा स्टेबल है, तो आपके लगने से कुछ होता थोड़े, जो बात है वो बात है। ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट, इसको लिख ही देना है। ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर आर मोर स्टेबल, more stable than cis isomer. More stable than cis isomer due to less steric repulsion, due to less steric repulsion, लेस स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझा दिए, बाकी का बात। ट्रांस आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल, more symmetrical than cis isomer.
ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली। तीसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीस आइसोमर। मेल्टिंग या फ्रीजिंग एक ही बात होता है ना। पॉइंट एक ही बात होता है, बात तो दोनों दो अलग अलग, एगो जमना है एगो पिघलना है, लेकिन दोनों टेम्परेचर तो सेम ही होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर, सीस बोले थे, इज लेस देन दोज ऑफ ट्रांस आइसोमर। यानी ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो मोर सिमेट्रिकल रीजन लिखी, रीजन मोर सिमेट्रिकल, रीजन मोर सिमेट्रिकल, रीजन मोर सिमेट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सीस आइसोमर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सीस आइसोमर is greater than trans isomer। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आई कि सीस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट सर ज्यादा बता दिए ट्रांस आइसोमर से, बाकी मेल्टिंग पॉइंट सर बताए ट्रांस आइसोमर का ज्यादा होता है। फोटो में समझाए ना वक्त, ये सब बात ना होता। सिमेट्रिकल मतलब मिरर इमेज नहीं होता है, सिमेट्रिकल का मतलब काटने पर बराबर भाग में बट जाए होता है ना। तो फिर एक ही बात पे कैसे बात करेंगे मिरर इमेज, है ना। यही सब लंद फंद सोच करके इस सवाल नहीं बनेगा, और जो हम सोचवाए वो सोच के सवाल में गलती नहीं होगा। काटने पे बराबर होगा तो शीश में बराबर होगा ना। तब तो सब उल्टा पढ़ना है लिखना है, आप सही सोच रहे हैं। है ना, उस बात पे नहीं जाएंगे, हमने बताया जो बात समझिए, है ना। अब मोर सिमेट्रिकल पोजीशन के लिए हम फ्रीज के पास लेके गए, आपको क्यूबिकल ज्योमेट्री दिखाए, लोटा में नहीं रखते हैं क्यूब में जमाते हैं, जल्दी जम जाता है। अब कितना बात करेंगे एक बात पे। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल तो एक बात अलग है कि आपको पीछे से फाड़ दिया जाएगा तो आप रेडियल सिमेट्रिकल नहीं, बाईलैटरल सिमेट्रिकल है। और ऑक्टोपस को पीछे से काट दिया जाए चारों तरफ से तो रेडियल सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये किसको नहीं पता है, ये सब बातों में उलझ करके ये बात सुलझाना नहीं है ना, उलझाना नहीं है ना। ये बात मॉलिक्यूल की बात है और मोर स्टेबल है, मोर ज्योमेट्रिकली फिट है वो। ये देखिए आप, बॉइलिंग पॉइंट की बात है, जब मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस वाले का ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट सीस वाले का ज्यादा क्यों होता है? हो गया ना कारण। यहाँ पे रीजन देखना है, तो रीजन देखिए यहाँ पे 4 लाइन में ऐसे ही लिखाने के लिए बात करना है, आपको भी सोचना है ऐसे ही। सी डबल बॉन्ड सी, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं, सी एल, सी डबल बॉन्ड सी, एच सी एल और सी एल एच। जरा देखिए मॉलिक्यूल का ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे बॉइलिंग पॉइंट आता है जी। बॉइलिंग पॉइंट आता है फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जरा देखिए ये बॉन्ड को देखिएगा, डाइपोल वाला बॉन्ड है कि नहीं है, माइनस कार्बन पे प्लस। ये बॉन्ड देखिए प्लस रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ये म्यू1 ये म्यू2, तो जोड़ होगा म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा, यही ना। दोनों वेक्टर का साइन एक है, ऐसा ऐसा वेक्टर फिजिक्स में पढ़े होंगे तो ऐसे हो जाता है, वेक्टर जुड़ जाता है। क्या यही ना पढ़े थे? लेकिन यहां पे क्या दिखाई दे रहा है इसको देखिए, एक तो का डाइपोल इधर है तो दूसरे का डाइपोल बताइए घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? यहां सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर होगा, वहां एडिशन ऑफ टू वेक्टर होगा। बोलिए डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, सीस वाले का कि ट्रांस वाले का? इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, चूंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है और मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मोर सिमेट्रिकल कहने का मतलब सॉलिड स्टेट में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, सॉलिड की सिमेट्री की बात कर रहे हैं, उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह वगैरह। तो डाइपोल मोमेंट, इसका रीजन में ही ये बात पढ़ लेना है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सीस आइसोमर इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर। जल्दी 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 जल्दी, एक बात और बताना था, हो ही गया है, क्लास है अभी ना। हो गया है, हो गया है। देखिए एक केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस यहां पे आता है, एक वो केमिकल प्रॉपर्टी एच सी डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, फ्यूमरिक एसिड का केस है आप लोग देख चुके हैं, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये सीस वाला मॉलिक्यूल है, एच को एच फेस कर रहा है। यहां पे लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन के पास, ये इस एच को दे करके अपने साथ कर लेगा और OH और H मिलके बाटर बन जाएगा, और बाटर जब बन जाएगा तो HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और आप देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ना, ये वाला O, और फिर ये O जुड़ गया C से और डबल बॉन्ड O, ऐसा मॉलिक्यूल बना दे रहा है, एक मॉलिक्यूल वाटर का लॉस करके। देखिएगा पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन यदि हम ट्रांस आइसोमर इसका बना दें तो HCOH ऐसे और एक COH ऐसे और H ऐसे, बताइए इससे वाटर निकलेगा कभी क्या? तो सीस आइसोमर तो डिहाइड्रेशन में गया और ट्रांस आइसोमर डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगा। ये केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस, इसीलिए डिफिनीशन के समय में लिखाते थे, लिखाए भी थे कि मोर और लेस केमिकल प्रॉपर्टी जब आ जाए ना, मोर और लेस सेम, तो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है मोर और लेस सेम, एकदम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं। और ये बात आपसे इनकाउंटर हर 3 साल 5 साल में आता ही आता है। आइसोमर का डिफिनीशन अब पूरा आइसोमरिज्म याद है, लेकिन वो पूछ रहा है कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, और दूसरा ऑप्शन है मोर और लेस सेम होता है। ज्यादा सही ऑप्शन मोर और लेस सेम होता है।
है ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर हो गया ना। तो नॉट अंडरगो इन डिहाइड्रेशन लिख दीजिएगा लास्ट में। डिहाइड्रेशन ड्यू टू different orientation of the molecule in three-dimensional space. And malic acid get dehydrated, but fumaric acid is not. है ना। और इसी सब जानकारी से आपको बाद में भी काम आएगा। जैसे कल एक जानकारी से काम आया कि डॉक्टर साहब दवाई लिखे, उसका केमिकल कंपोजिशन था कैल्शियम साइट्रेट, और दवा दुकान वाला उसके जगह पे दे दिया सब कैल्शियम में तो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब ये दोनों दोनों दो तरह का चीज, एक वो साइट्रेट है वो ऑक्जेलेट है, दोनों सेम कैसे है, दोनों कैल्शियम तो है, लेकिन डॉक्टर साहब कौन का कैल्शियम लिखे हैं इस बात में तो दम है, अलग है। वो कह दिया साइट्रेट हो जो सब एक के होता है। आप कहिएगा एक के होता है, देखिए यहाँ मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड तो एक के न हो रहा है ना।